डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका की शक्ति के बारे में दुनिया में कौन नहीं जानता। सभी भली भांति परिचित है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। दूर दूर तक उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं था जो उसे चुनौती दे सके। इसी आधार पर उसे एक ध्रुवीय विश्व भी कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी वर्चस्व यानी यूएस हेगेमनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक रूप में वह अन्य देशों से कैसे आगे है। हम यह भी चर्चा करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या क्या चुनौतियां आई और वह उनसे कैसे निपटा। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ यूनिलेटरलिज्म अर्थात एक तरफ की वृद्धि, जिसे हम नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत भी कह सकते हैं, जिसमें दो महाशक्तियों में से एक का वजूद भी नहीं बचा, जबकि दूसरा पूरी ताकत के साथ आज भी कायम है। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका अस्तित्व एक ताकत के रूप में खत्म हो गया। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, या फिर यूँ कहें कि अमेरिका ने ऐसा बर्ताव करना शुरू किया। यह बात बहुत देर में जाकर पता चली। अमेरिकी वर्चस्व को जानने के लिए हम कुछ घटनाओं पर गौर कर सकते हैं। जैसे सन 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। विभिन्न देशों ने इराक को समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सब व्यर्थ। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक से कुवैत को आज़ाद कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस फैसले को अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था कहा। इस फैसले के आधार पर 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों की फौज ने इराक पर धावा बोल दिया। इराक इतनी विशाल सेना का सामना न कर सका और हार गया। इस युद्ध को ही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। सेना के इस अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉव इस अभियान के प्रमुख थे। इन सैनिकों में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे, इसलिए यह अभियान अमेरिकी ही माना जाता है। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस जंग को 100 जंगों की एक जंग कहा था, परंतु इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। फर्स्ट गल्फ वार, जिसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, इससे यह पता चला कि सैनिक क्षमता के मामले में बाकी देश अमेरिका से बहुत पीछे हैं। अमेरिका प्रौद्योगिकी में भी बहुत आगे है। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। वास्तव में अमेरिका इस युद्ध के जरिए अपनी शक्ति दुनिया को दिखाना चाहता था। टेलीविज़न पर भी इस युद्ध की कवरेज की गई और यह एक वीडियो गेम वार बन गया। ऐसा लगता था
कि इस युद्ध में अमेरिका को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन उसमें इस युद्ध में मुनाफा भी कमाया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने जितनी रकम इस युद्ध में खर्च की, उससे कहीं ज़्यादा रकम उसे जापान, जर्मनी और सऊदी अरब से मिली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। उनके कार्यकाल में नैरोबी, केन्या और दार ए सलाम, तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में आतंकवादी संगठन अल-कायदा को जिम्मेवार ठहराया गया। राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के अंतर्गत सूडान और अफ़गानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज़ मिसाइल से हमले किए। इसके लिए अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी परवाह नहीं की। आइए अब हम अमेरिका में हुई 9/11 की घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करें। 11 सितंबर 2001 के दिन अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। वे इन्हें उड़ाकर अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में ले गए, जिसमें से 2 विमान अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से जा टकराया। चौथा विमान, जो कि अमेरिकी संसद कांग्रेस से टकराना था, वह पेंसिल्वेनिया के खेत में जा गिरा। अमेरिका पर किए गए इस हमले को 9/11 की घटना के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में तारीख से पहले महीना लिखा जाता है, इसलिए इस घटना को 9/11 कहा गया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। यह हमला दिल दहला देने वाला था। अमेरिकी ज़मीन पर यह 1814 में ब्रिटेन द्वारा वाशिंगटन डीसी में आगजनी और 1941 में जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर पर हुए हमले के बाद सबसे भयानक हमला था। अमेरिका भी इसके बाद कहाँ चुप बैठने वाला था। इसके जवाब में अमेरिका ने भी भयंकर कार्यवाही की। अमेरिका में उस समय रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। बिल क्लिंटन से बिल्कुल अलग बुश ने इसके खिलाफ कठोर रवैया अपनाया। आतंकवाद के खिलाफ इस विश्वव्यापी युद्ध को अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया। इस लड़ाई में अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन को निशाना बनाया गया। अफ़गानिस्तान से तालिबान शासन को जल्द ही उखाड़ फेंका, परंतु उसके कुछ अवशेष आज भी सक्रिय हैं। इसके बाद अमेरिकी सेना ने विश्व में कई गिरफ्तारियां भी की, परंतु उनकी सरकार को कोई जानकारी भी नहीं दी गई। उन्हें अलग अलग खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। इन बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश के कानूनों की। आइए अब हम इराक पर हमले का विस्तार से वर्णन करें। अमेरिका ने 19 मार्च 2003 को इराक के खिलाफ एक सैन्य हमला किया, जिसे उसने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया। इस हमले में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए, जिसे कॉलिशन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों का महाजोट कहा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अमेरिका द्वारा यह दलील दी गई थी कि
इराक द्वारा सामूहिक संहार के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए हमला किया गया। परंतु इराक में इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले। इस बात से यह पता चलता है कि हमले का मकसद कुछ और ही था। जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की पसंदीदा सरकार कायम करना। इराक में उस समय सद्दाम हुसैन का शासन था, जो कि एक तानाशाह था। अतः यह भी कहा जाता है कि इराकी जनता को इस तानाशाही से बचाने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन की सरकार कुछ दिनों में ही गिर गई। सद्दाम हुसैन भी मारा गया, परंतु इराक में शांतिपूर्ण रूप स्थापित नहीं हो सका। छुप छुप कर किए गए हमले में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 नागरिक भी मारे गए। अतः हम यह कह सकते हैं कि एक तरफ इराक में लोकतांत्रिक सरकार बनी और दूसरी तरफ राजनीतिक व सैन्य रूप में यह हमला असफल सिद्ध हुआ।